गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास में हम लोग पूरा सिलेबस कर चुके थे और पिछली क्लासों में हमारी बात हुई थी कि कुछ सालों के जो है बोर्ड पेपर वो आपको करवाए जाएंगे, क्योंकि एग्जाम आपकी अभी स्थगित हुई है तो कुछ समय बाद तो होनी ही है। तो तैयारियां आपकी उसी तरह पहले की तरह घर पे चलती रहनी थी। ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास और जो वीडियो हैं वो इसी तरीके से आपको मिलेंगे कि आपकी एग्जाम की तैयारी घर पे बड़े आराम से चलती रहे। ध्यान से आपको वीडियो देखने हैं, ध्यान से आपको उनको सुनना है और जब भी अगले दिन ऑनलाइन क्लास हो, लाइव क्लास, उस समय उन चीजों पर आपको डिस्कशन करना है। सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि 2018, 2019 और 2020 के बोर्ड क्लास में जिस तरह के पेपर आते हैं, जो क्वेश्चन आए हैं, उनका रिवीजन आपको कराया जाएगा। इस संदर्भ में जो 2018 का जो बोर्ड पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, वो मैं आपको बता देता हूं और उससे जुड़ी हुई चीजें जो है आप कल ऑनलाइन क्लास में आप मुझसे लाइव क्लास में आप डिस्कशन कर सकते हैं। जो लघुत्रात्मक प्रश्न है 1 नंबर के जो आए थे पिछली बार, जो आपके इस बार के सिलेबस में जो सिलेबस कम हो चुका, उससे संबंधित प्रश्न तो हम पूछेंगे ही, उन पर डिस्कशन करने का कोई फायदा है नहीं। लेकिन जो चीज आपके सिलेबस में उनसे जुड़े हुए जो प्रश्न है बोर्ड में आए 2018 में, वो आप ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए उनको। सेक्शन ए है, उसमें लघुत्रात्मक प्रश्न है जो 1-1 नंबर के प्रश्न होते हैं। उसमें पहला प्रश्न है कि अरस्तु के वितरणात्मक न्याय से क्या आशय है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। आपकी जब क्लास हुई थी आपने अरस्तु की न्याय सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। अरस्तु ने न्याय के 2 प्रकार बताए थे, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। यहां क्लास के दौरान में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा वितरणात्मक न्याय के बारे में पूछा जाता है और समझने का तरीका ही बताया था कि याद करने के बजाय आप समझिए, वितरण शब्द को ध्यान में रखिए। अरस्तु के वितरणात्मक न्याय से आशय कि समाज के संसाधनों, पद, प्रतिष्ठा और अधिकारों का वितरण सभी लोगों को योग्यता अनुसार किया जाना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, समाज के संसाधनों, पद, प्रतिष्ठा, अधिकारों का वितरण सभी लोगों को समान रूप से न करके योग्यता अनुसार किया जाना चाहिए। अर्थात शासन संचालन का अधिकार भी सिर्फ उन्हीं लोगों को प्राप्त होना चाहिए जो इसके योग्य हो। यह वितरणात्मक न्याय है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हेनरी फेयोल द्वारा दी गई सत्ता की परिभाषा को बताइए। सत्ता के बारे में जो हेनरी फेयोल ने जो परिभाषा दी है वो बताइए। तो हेनरी फेयोल की परिभाषा आपको एज इट आपको याद करनी पड़ेगी। हेनरी फेयोल ने सत्ता की परिभाषा दी है, सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेशों का पालन कराने की शक्ति है। सत्ता क्या है? आदेश देने का अधिकार और आदेशों का पालन कराने वाली शक्ति है। ठीक है। इसके बाद जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। हालांकि ये जो प्रश्न है दूसरे पाठ, मूल अधिकारों के पाठ से संबंधित है, लेकिन वो पाठ हटा दिया गया है। फिर भी इस प्रश्न का संबंध अंतिम पाठों से भी है। सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना, लेसन 16, वहां से भी इस तरह का प्रश्न आ सकता है। संविधान की विशेषताएं हैं,
आपकी पहला पार्ट है, उसमें मूल अधिकारों की विशेषता है, वहां भी समानता के अधिकार के बारे में दिया गया है। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना होगा। किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 17। इसके बाद जो एक ही नंबर का एक प्रश्न है अगला, जो है चौथे नंबर पर, कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति यानी एससी और एसटी के लिए लोकसभा में कितने स्थान आरक्षित किए गए? तो एससी के लिए स्थान आरक्षित किए गए लोकसभा में 84 और एसटी के लिए 47। कई बार बोर्ड क्लासों में पूछ लिया जाता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुल कितने स्थान आरक्षित किए गए? तो ऐसे में दोनों का टोटल करके आपको लिखना होगा 131। अगर अलग अलग पूछें, अनुसूचित जाति तो 84, अनुसूचित जनजाति तो आपका आंसर होगा 47। अलग अलग पूछे तो 84 और 47 याद करना है। सिर्फ एससी के लिए पूछे तो एससी अनुसूचित जाति यानी, तो एससी के लिए अनुसूचित जाति के लिए 84, और अगर सिर्फ अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी के लिए पूछे तो सिर्फ 47 स्थान लोकसभा में आरक्षित किए गए हैं। इसके बाद आपका जो प्रश्न है वो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के फाउंडर्स यानी संस्थापक कौन थे? गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे नेहरू नासिर टीटो। देखिए, ये सिर्फ याद करने का तरीका है, नेहरू नासिर और टीटो, नेहरू नासिर टीटो, लेकिन आपको नाम पूरा लिखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल नासिर और जोसेफ टीटो। कई बार इस प्रश्न को अलग तरीके से पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक राष्ट्रों के नाम बताइए, तो इनके फिर राष्ट्रों के नाम आपको देने पड़ेंगे। तो आप आंसर में इस चीज को चाहे नाम पूछे चाहे राष्ट्र के नाम पूछे, आप नाम के साथ संबंधित व्यक्ति के राष्ट्र का नाम भी लिख दीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत कोष्टक में लिख दीजिए, अब्दुल नासिर मिस्र, जोसेफ टीटो यूगोस्लाविया, इस तरह के। इसी प्रश्न को पूछने का एक तरीका है कि किन्हीं 3 गुट निरपेक्ष देशों के नाम बताइए। गुट निरपेक्ष देश भी यही है जो आंदोलन, जो जन्मदाता थे गुट निरपेक्ष आंदोलन के, उन्हीं तीनों देशों के नाम लिख दीजिए, भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया। किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाए, नेहरू नासिर टीटो और इनके कोष्टक में इनके साथ में इनके देशों के नाम भी, भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया। छठा प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है हॉलैंड के हैग नगर में स्थित है। किताबों में हॉलैंड की जगह नीदरलैंड शब्द का भी प्रयोग किया गया है, तो एक ही बात है, हैग ध्यान रखना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हैग में स्थित है, हॉलैंड के हैग नगर में स्थापित है। इस तरह के 6 प्रश्न, टोटल प्रश्न 10 थे, लेकिन 4 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके लिए इस बार आउट ऑफ कोर्स की श्रेणी में माने जाएंगे, यानी वो लेसन आपके हट चुके हैं, तो उनसे संबंधित जो प्रश्न है उनको डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है। ये 6 प्रश्न हैं जो 2018 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, और जो बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं वो महत्वपूर्ण श्रेणी में होते हैं। कई बार ये प्रश्न रिपीट होते हैं, तो अच्छे ढंग से प्रश्न आपको याद होने चाहिए। इसके बाद में है 2-2 जो नंबर के प्रश्न हैं, 2-2 नंबर के खंड ब जिसे कहते हैं, और जिनका आंसर जो आपको लगभग 20 शब्दों से 40 शब्दों के बीच में आपको जिनका आंसर लिखना पड़ता है। इसमें एक प्रश्न है कानूनी न्याय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कानूनी न्याय क्या है?
तो कानूनी न्याय का मतलब है प्रचलित कानून के आधार पर न्याय प्रदान करना। कानूनी न्याय का मतलब प्रचलित कानूनों के आधार पर निर्णय करना, ये कानूनी न्याय है। कानूनी न्याय का मतलब दो बातों से है, कानूनों का न्यायोचित निर्माण और दूसरी बात है कानूनों का न्यायोचित क्रियान्वयन। तो कानूनी न्याय में मुख्यतः दो बातें आ गई, कानूनों का न्यायोचित निर्माण और न्यायोचित क्रियान्वयन। अगला प्रश्न है शक्ति और प्रभाव में अंतर बताइए। शक्ति और प्रभाव में 2 नंबर का है। तो इस तरह के प्रश्न जब करें तो आप डायरेक्ट शक्ति और प्रभाव में निम्न अंतर है, कहीं किसी की कोई परिभाषा लिखने की 2 नंबर के प्रश्न में कोई भूमिका, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप एक लाइन लिखिए कि शक्ति और प्रभाव में निम्न अंतर है। तो या तो आप सारणी बनाकर कर दीजिए या फिर पॉइंट्स के रूप में कर दीजिए। शक्ति में बल निहित हो सकता है जबकि प्रभाव में बल निहित नहीं होता है। शक्ति अलोकतांत्रिक होती है जबकि प्रभाव लोकतांत्रिक होता है। ठीक है, ये 2 अंतर है। इसके बाद जो प्रश्न है सांप्रदायिकता के 2 दुष्परिणाम बताइए। हालांकि यहां शब्द लिखा हुआ है परिणाम, तो सांप्रदायिकता के परिणाम को सकारात्मक परिणाम तो आपको मिलेंगे नहीं। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम होते हैं नकारात्मक प्रभाव। तो सांप्रदायिकता का अर्थ आता है आपको कि अपने धार्मिक हितों को राष्ट्रीय हितों से अधिक महत्व देना और अपने समूह में पृथकता की भावना पैदा करना, ये सांप्रदायिकता है। धार्मिक कट्टरता से आप इसका अर्थ लगा सकते हैं, धार्मिक मतभेदों से, सांप्रदायिक मतभेदों से इसका अर्थ लगा सकते हैं। तो अगर समाज में इस तरह की स्थिति है, सांप्रदायिक मतभेद है, धार्मिक मतभेद है, तो दुष्परिणाम क्या होंगे? समाज के विभिन्न वर्गों में परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, संघर्ष की भावना पैदा होगी सांप्रदायिकता की वजह से। सांप्रदायिकता की वजह से कई बार विभिन्न समुदाय के बीच में भीषण दंगे हो जाते हैं जिससे जन धन की हानि होती है। सांप्रदायिकता की वजह से राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र की एकता और अखंडता के मार्ग में बाधा पैदा होती है और सांप्रदायिकता की वजह से राष्ट्र के आर्थिक विकास में भी बाधा उत्पन्न होती है। ये इस तरीके के दुष्परिणाम है। इन बातों का अगर आप ध्यान से वीडियो में भी सुनेंगे और इन पर मनन करेंगे आप, तो ये क्वेश्चंस आपको, इनके आंसर्स जो हैं आपको आसानी से सुनने पर याद होते रहेंगे, क्योंकि साल भर आपने पढ़ा है, तैयारियां की है, बस आपको ध्यान से इन चीजों को देखना है और ध्यान से सुनना है। 2018 का आपका ये पेपर है। इसके बाद है एक जो प्रश्न पूछा गया था कि 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण करने के पीछे क्या उद्देश्य थे? आपको याद होगा 2016 में 500 और 1000 के नोट अचानक से बंद कर दिए गए थे, अमान्य घोषित कर दिए गए थे उन्हें। उसके पीछे वजह क्या थी? ये क्वेश्चन बन कर आया था, किताब में कहीं पर भी ये चीज नहीं मिलेगी आपको। तो जनरल नॉलेज से संबंधित इस तरह के एकाध प्रश्न कभी पूछ लिए जाते हैं जो समकालीन परिस्थितियों से संबंधित होते हैं, राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित होते हैं, राजनीतिक निर्णयों से संबंधित होते हैं। इस तरह के प्रश्न कभी कभी पूछ लेते हैं। हालांकि ज्यादा अंक भार उनका नहीं होता है, 1 या 2 नंबर में एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसके पीछे उद्देश्य थे जो विमुद्रीकरण के पीछे 500, अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु, काले धन पर नियंत्रण हेतु और आतंकवाद पर नियंत्रण हेतु। इस तरह कोई से भी आप 2 पॉइंट्स आप यहां पर लिख सकते हैं। ये 1 नंबर के और 2 नंबर के जो प्रश्न थे जो पिछली बार आए थे। 4 नंबर में यानी लघुतरात्मक प्रश्न और 6 नंबर वाले जो निबंधात्मक प्रश्न है वो हम नेक्स्ट क्लास में, जो अगली क्लास होगी, हम उनको उस समय हम रिवीजन कर लेंगे। धन्यवाद।